अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां पर इलेक्शन की तैयारियां हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर उनका आगाज़ हो चुका है, वहीं पर मुतज़ाद इत्तलात भी साथ साथ आ रही हैं और बार बार इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। कुछ बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव टाइम फ्रेम दे दिया, उसके बाद भी ये जो कयास आई हैं इसका सिलसिला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इलेक्शन के इर्द गिर्द जो एक कन्फ्यूजन है ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही। एट द सेम टाइम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि मियां साहब तो वापस आएंगे ही नहीं। खुर्शीद शाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि वो अभी आने वाले दिनों में बहुत बीमार होने वाले हैं और उनके मौलिद शायद उन्हें यह मशवरा दें कि वो वतन वापस ना आए। और कल गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह साहब ने एक और जगह पर यह बात कही कि आ जाए मियां साहब, मत डरें, अगर आप आकर जेल भी चले गए तब भी कौम के हीरो बन जाएंगे। यानी अगेन इसी बात के ऊपर डाउट कास्ट किया कि शायद मियां साहब नहीं आएंगे। जहां पर ये शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है वहीं पर मियां साहब को मशवरे भी दिए जा रहे हैं। फैसल वाउडा साहब कहते हैं कि मैं उन्हें मशवरा दूंगा, अगर वो कोई समझदार इंसान हुए तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। फैसल वाउडा ने यह भी कहा कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। इन सब इशूज पर बात करेंगे। और एक और आज के दिन की अहम डेवलपमेंट, इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान साहब को सदर अलवी पर एतमाद नहीं है, वो एतमाद उनका खो चुके हैं। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि वो सदर जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एक पार्टी कारकुन की तरह बिहेव करते हैं, उनकी अपनी ही पार्टी के सरबराह जो हैं वो अब उन पर एतमाद नहीं करते बकौल उनकी हमशीरा के। इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। और कुछ ही देर में सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं राना साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। इलेक्शंस के इर्द गिर्द जो एक डाउट्स हम देख रहे हैं, कास्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको सुन रही थी एक जगह पर एक दो दिन पहले, आपने कहा कि 30 नवंबर से पहले इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत कभी इम्कान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग कर दिया जाएगा। सर यहाँ तो सियासी जमातें कह रही हैं कि मार्च तक भी होता हुआ इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, आप नवंबर में इलेक्शन का कह रहे हैं। देखें, नवंबर में मैंने मुझसे पूछा है आपने तो ज़हन में रख ले बात कि मैंने कहीं ये बात नहीं की कि मुझे नवंबर में इलेक्शन नजर आ रहा है। मैं कल भी ये बात कह रहा था कि 30 नवंबर को चूंकि इंतखाबी फहरिस्तों की हतमी शक्ल सामने आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन सेम डे डेट जो मेरी इतला है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देगा। ठीक है, अब वो डेट 28 जनवरी होती है, 4 फरवरी होती है, या मिड ऑफ फरवरी की होती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेट 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन दे देगा। ये उनका फैसला है जो मेरे तक पहुंचा है। और जो बातें वावडा साहब कर रहे हैं या जो लोग बातें बाकी कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, उनको पता होगा, ये उनकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं अगली बात ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन नहीं छोड़ देंगे, वो रिजाइन कर पसंद करेंगे कि जो चीजें उनके पार्ट पे हैं, जिसपे उनके बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। हालांकि पीडीएम गवर्नमेंट जाते हुए इलेक्शन डिले करने का पीपल्स पार्टी समेत सब साइन करके गए, जब उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी को हम साइन कर रहे हैं, रिजल्ट नोटिफाई, तो जाहिर है फिर उसके बाद मैंडेटरी है कि आपको नई हल्काबंदियां बनानी है। तो इलेक्शन कमीशन अपने काम में लग गया और लोगों की इसी बुनियाद पे कि जी डेट नहीं आ रही, तो उन्होंने बता दिया कि हम 30 नवंबर के बाद शेड्यूल भी देंगे और मिनिमम पीरियड 54 दिन का है, और वो 54 दिन हमें जनवरी के आखिर में पूरे करने हैं और हम उस वक्त शेड्यूल का और तारीख बता देंगे। तो जो मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ वो यही है कि वो 30 नवंबर को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। अब अगर इलेक्शन नहीं होने तो फिर पाकिस्तान में आइन के लिए कोई नया रास्ता बनाया जाएगा ना, और वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। ऐसे नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने कल काजी फायद साहब ने अपने प्रेडिसेसर की यानी साबिक जस्टिस से कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मावे आइन मार्शल लॉ के ऊपर, मतलब मैं मफहूम पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ इजाजत दे के गए हैं और आइन में तरमीम का कह के चले गए। तो एक ऐसा शख्स जो आज बैठ के मार्शल लॉ को कंडेम भी कर रहा है, वो कहते हैं अपनी वकला बरादरी से कि आप लोग उस वक्त तो दरखास्तें लेके नहीं आते, बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इस बात को तकवीयत देती हैं कि इलेक्शनों को होना है। इलेक्शंस होना है। अच्छा राना साहब इजाजत दें, मैं बेग साहब से उनका अगर नहीं होता तो मैं जरा बेग साहब से उनका कर सकते कि क्या होना है, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं ना आप, और कौन करेगा ये भी आपको और हमें पता है।
बिल्कुल ठीक है, जरा बेग साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर, इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस ना होने की शायद कोई चॉइस नहीं है। वो जो अभी बात राना साहब कर रहे थे कि आइन के तहत चलना है तो इंतखाबात में तो होना है, लेकिन हम देखते हैं कि मौलाना कभी कहीं पर आते हैं, आके कहते हैं कि मईशत ठीक होनी चाहिए, इंतखाबात का क्या है, वो तो होते रहेंगे। पीपल्स पार्टी MQM जो है हल्का बंदियों को चैलेंज करने की बात करती हुई नजर आती है, उससे भी डिले हो सकता है। वाउडा साहब को मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि वो आजकल जहां पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आके, उनमें से बहुत सारी बातें सच भी साबित हो रही हैं। वो कहते हैं जी मुझे तो इलेक्शन होता नजर नहीं आता, आपको आ रहा है सर इलेक्शन होता नजर? इलेक्शन तो कराना पड़ेगा आपको, आज कराएं कल कराएं, आइन वायलेट हो चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। अब आप उसको जितना थपक थपक के ठीक करके मीठा बनाकर पेश करना चाहें कर दें। नवंबर में आपको देना पड़ेगा आज की सूरत हाल के मुताबिक। हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, एतराज मुकम्मल हो जाएंगे, अपीलें मंजूर मुस्तरद हो जाएंगी, बहुत एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पर। तो उसके बाद 56 दिन के बाद तो आपको इंतखाबात कराने ना, तो उसका 25 से 28 जनवरी बनती है। उससे भी आगे जाएंगे आप तो लोग चले जाएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि आइन के तहत उसको जितना और थपका के आगे ले जाएं, मगर इलेक्शन होना जरूरी है। सर, आपको मियां साहब की वापसी दिखाई देती है? एक मिनट बात सुन ले आप। तो दूसरी बात ये कि इंतखाबात ना कराना कोई ऑप्शन नहीं है। इंतखाबात ना कराना कोई ऑप्शन नहीं। ये तो हो सकता है कि आप किसी बहाने से डिले कर दें उसको, वो बहाना भी मुनासिब नहीं है। ये बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें ये तय करके आई थी कि हल्का बंदियों के बाद, मर्दमशुमारी के बाद उसको इंसर्ट करेंगे, उसको शामिल करेंगे और फिर इंतखाबात कराएंगे। अब जो इंतखाबात होंगे वो किस शक्ल के होंगे, किस तरह के होंगे, किसकी सहूलत के लिए होंगे। लेकिन एक जुमला याद रखिएगा आप, चीफ जस्टिस का संभाल के रख लीजिए अपने पास कि क्या आप हमसे अगले माशाल्लाह का दरवाजा खुलवाने आए? हम ये नहीं करेंगे। इसके बाद बिल्कुल ठीक है। सर, आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो तैयारियां करती हुई नजर आती है। मुझे फिर से वाउडा साहब को एक कोट करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी मैं तो मशवरा दूंगा, समझदार हुए तो इस सूरत हाल में वापस नहीं जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आ भी गए तो कैंपेन नहीं कर सकेंगे, जेल जाना पड़ेगा उन्हें। वाउडा साहब बादशाह हैं, जो चाहे कह दें, जूता मेज पे रख दें, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वो कहे नहीं आएगा, बंदा नहीं आएगा, वो कहेंगे आ रहा है तो बंदा आ जाएगा। वो कह रहे हैं नहीं आना चाहिए तो उनकी ख्वाहिश है। उस वक्त कह रहे थे नहीं आएगा, अब आ रहे हैं तो कहेगा नहीं आना चाहिए। तो मशवरे हैं उनके बेचारे के लिए। उन्हें कहाँ से मिलते हैं इसका भी अंदाजा है सब लोगों को, राणा साहब को ज़्यादा अंदाजा होगा। और लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने आने में ताखिर की है। उनको 2 महीने पहले आ जाना चाहिए था और अब आ रहे हैं वो। अब 21 को मेरा तो ख्याल है कि वो आ रहे हैं। खुर्शीद साहब कुछ भी कहें, वाउडा साहब कुछ भी कहें, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात पर यकीन करता हूँ। खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं किसको आ रहा हूँ और शाम को 6 बजे में खिताब करूंगा मीनार पाकिस्तान पर, अगले रोज जाके मैं सरेंडर कर दूंगा कोर्ट के अंदर। तो इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या मुमकिन है, क्या हिफाजती जमात मुमकिन है, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आ रहे हैं और अब तैयारी के साथ आ रहे हैं। लेकिन तैयारी कितनी है और कितना वो कवर कर सकते हैं ग्राउंड, तैयारी के ऊपर भी थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ मैं। राना साहब, तैयारी नून लीग की आपको कैसी दिखाई दे रही है? शादरा में मरियम साहिबा की जो का जलसा था, कॉर्नर मीटिंग थी, जो भी था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 5000 लोग तो जमा नहीं कर सके, लाखों की तादाद में लोग जमा करने की नून लीग जो है वो दावेदार है। असद उमर साहब ने आज कहा कि जलसी की है नून लीग ने, जलसा तो उसको नहीं कहा जा सकता। तो आपको लगता है कि अगर इसी तनासुब से इस वक्त लोग निकलते रहे नून लीग के लिए तो मियाँ साहब की जिस फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की बात की जा रही है, मायूसी हो सकती है नून लीग को? देखें, जो इस्तकबाल की जहां तक तैयारियों की बात है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से PMLN कर रही है। और जैसे ख्वाजा साद रफीक लाहौर में होते हैं, पंजाब मुस्लिम लीग नून के लीडर है, मरकजी वजीर रह चुके हुए हैं, लेकिन उनको पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद जिला दिया गया कि इधर से जो कुछ की तैयारियां हैं वो ख्वाजा साद रफीक ने करानी। इसी तरह डिवीजन और जिला लेवल पे PMLN ने मुख्तलिफ लोग दूसरे जिलों से अपॉइंट किए हैं ताकि चेक किया जा सके कि वहाँ तैयारी कैसी है। वो जो राना सनाउल्लाह साहब ने ऐप की बात की, वो टेक्निकली उस बात को कर रहे हैं कि इंश्योर किया जाएगा कि कौन कितने बंदे लेके आ रहा है मीनार पाकिस्तान में। वहाँ पे उन
की जलसे की तैयारी करेगी, उनका खाना पीना वही लोग करेंगे जो लोग लेके आ रहे हैं, ताकि पता चले कि लोग कितने आए हैं। और जाहिर है ये टिकट होल्डर्स की भी सियासी बका का एक इम्तिहान है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल है, इन्हें खुद भी इलेक्शन लड़ना है लोगों को। और इलेक्शन लड़ने के लिए अपने हल्के में उन्हें पता है कि जो महंगाई हुई है शहबाज शरीफ साहब के पीडीएम पीपल्स पार्टी के दौर में, उसने इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया कि कहीं ये उरूज पे थे इमरान साहब के दौर में 9 अप्रैल तक, और फिर ये अपनी पॉलिटिकली साख को बहुत तबाह कर चुके, खराब कर चुके। तो वो अपनी जान का जोर सारे लगा रहे हैं। बिल्कुल एक इन्होंने ब्लंडर किया लाहौर में, जहां मरियम नवाज को लेके गए, मलिक रियाज जहां पे बहुत बड़ी अक्सरियत से जीते थे, और वहां तैयारी का फुकदान था। वो मेरी इनके बहुत सारे लीडरों से बात हुई, उनको भी ये रियलाइज हुआ कि अब अगर कोई दूसरा हो गया तो सारा शो खराब हो जाएगा। तो वो अब आने वाले हमें हम हमारा काम है, हम वॉच करना, देखना तो कितना पुरजोश होता है। बिल्कुल ठीक है, हमारा काम है, हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या मोमेंटम जो है वो बिल्ड हो रहा है। नज़ीर लगाई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आपके वक्त के लिए। सर यहाँ पर बात यही हो रही है आने वाले इलेक्शंस, उनको लेकर जो तैयारियां हैं उसके हवाले से सर नवाज शरीफ साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि कैंपेन नहीं कर सकेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाने के बाद भी बल्कि ये यहाँ तक कहा गया कि शायद सियासत ही खत्म हो जाए उनकी, अगर वो आएंगे उनको ऐसा कुछ फेस करना पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल ये है कि जेल जाने से सियासत ख़त्म होने की बात तो वो नहीं है। इसको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बरसगीर की पूरी तारीख ऐसी है कि जो लोग जेलों में गए हैं उनकी सियासत इस तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन बाद लोगों के ये मसाइल हैं, बाद लोग ऐसे हैं इस पाकिस्तान की रियासत में पिछले 75-76 साल से जो तजर्बात किए गए हैं, जिस तरह से अंगूरियाँ लगाई गई, जिस तरह से गमले सजाए गए, जिस तरह से फूल पौधे उगाए गए, तो उनके साथ मसाइल हैं और वो उनको एक रुख वो रखना पड़ता है जो अवामी रुख होता है। उनका ख्याल तो ये होता है बने बनाए इलेक्शन हमारे हवाले कर दिए जाएं और फिर हमें लाया जाए, फिर हमें धूमधाम से कुर्सी पर बिठाया जाए और फिर हमारी हर बात मानी जाए, हमें अमीरुल मोमिनीन मान लिया जाए, हमारे हर नखरे को पूरा किया जाए, और अगर हम कोई बात करें तो फिर कोई हमारे सामने सर ना उठाए। ये तमाम लोगों का मसला रहा है। जिन लोगों को गमलों में पाल कर यहाँ तक लाया गया वो कई लोग थे, उनके किसी एक का नाम नहीं लेते हम, लेकिन अगर जो लोग सियासी अमल के जरिए सियासत में आए, जो आगे बढ़े, वो वजीर आज़म बने नहीं बने, वो वजीर बने नहीं बने, वो इक़्तिदार में आए नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए रहेगा। और वो रहेगा कि बरसगीर की सियासत में इन लोगों का क्या मकाम था। हाँ। और बरसगीर के लोगों ने अब्दुल रब निश्तर कितना वक्त रहे वजीर आज़म, कब वो मुल्क के सदर रहे, लेकिन अब भी अगर कोई कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद नाम लेता है तो सरदार अब्दुल रब निश्तर का नाम लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जेल जाता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। मियां नवाज शरीफ जेल से अवॉइड करते रहे हैं। हाँ। और अब भी इस इंतजाम का एहतमाम किया जा रहा है कि जब आए तो वो फूलों की सेज पर आए, और जब आए सीधे जलसाए आम में जाएं, और फिर वो आए तो इफ्तार के ऐवान में जाएं। सवाल ये है ऐसा हो सकेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो भी सकता है। पहले भी तो ऐसा हुआ है ना, एक दफा थोड़ी हुआ है। ठीक है, लोग इलेक्शन हार जाते हैं फिर भी आ जाते हैं। आपके सामने है, पिछले 2018 के इलेक्शन तो नहीं जीते थे। जिन लोगों को जितवाया गया था वो तमाम तर अरेंजमेंट, तमाम तर मैनेजमेंट, तमाम तर किस्म की जो है वो रिगिंग, तमाम किस्म की जो मैनेजमेंट है इलेक्शन की, उसके बावजूद वो जीते तो नहीं थे, फिर भी इधर उधर से लोगों को हाँक कर उनके पास लाया गया और उनकी करना पड़ा। आपको मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आकर सर आप से गुफ्तगू का आगाज कर लेंगे। इलेक्शन भी हो जाएंगे, मियां साहब की वापसी भी नजर आ रही है, वो भी शायद हो जाएगी। किस नैरेटिव के साथ अवाम के पास जाएंगे? क्या जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था लगाई साहब, पहले आप ही कमेंट कर दीजिएगा सर कि ये जो इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, अवाम को रीच आउट करने की मुहिम का आगाज किया जा रहा है सभी सियासी जमातों की तरफ से, कारकर्दगी क्या है सर जो लेकर जाएंगे? PMLN की ही अगर मैं खाली बात कर लूं तो वो अपनी सारी जो कारकर्दगी है जो अवाम के पास लेकर जा रहे हैं वो 2017 का ही हवाला देते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो लगता है वो ओन ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ऑन करें या ना करें, ये बयान नहीं बना सके हैं कि उनके आने से पहले पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया गया था।
और उससे पहले जो लोग थे इक़्तिदार पर उनका कोई तजर्बा भी नहीं था और उनकी कोई इंटेंशन भी नहीं थी, वो सिर्फ लाडले बनकर रहे कि जब तक उनके पास लाडलापन का अख्तियार रहा वो अपने आप को समझते रहे कि हम बरसे इक़्तिदार हैं। और जब उनके हटने की बारी है, जब एक आईनी प्रोसेस हुआ तो उन्होंने उस आईनी प्रोसेस को ही इम्पोर्टेड हुकूमत कहना शुरू कर दिया, एक फिर नया बयाना देना शुरू कर दिया। ये लोगों को कायल नहीं कर सके कि मुल्क को इतने बड़े गहरे गार में फेंक कर ये लोग चले गए हैं। अब हम उससे लोग इस बात पर एतबार नहीं करते। अरे ऐसे इन्होंने खुद वो आदाद शुमार दिए कि जनाब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इकोनॉमी टॉप पर जा रही थी। हमें नहीं समझ में आई आपकी इकोनॉमी जो भी हो, आपके उसके इंडिकेटर जो भी हो और उसके इशारे जितने भी हों, और ये कहना कि जनाब पाकिस्तान का तो इतना बड़ा रेवेन्यू आया था कि हमने IMF की शर्त ही नहीं मानी, हमने कहा कि नहीं हम बनाएंगे, और एक जगह पर जाकर उसको रोक दिया गया था पेट्रोल को। अब भी बढ़ रहा है लोगों को, लोग अब भी बहुत मुश्किल हालात में हैं, लेकिन वो उसको संभालने की कोशिश ही नहीं की गई थी। जब उन्हें नजर आ गया था कि हम इक़्तिदार से बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी। इस बात पर ना तो PML। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि लोग अब तो जो कुछ फेस कर रहे हैं लोग सर, वो शायद उससे कहीं ज्यादा जो है वो बढ़कर खराब सूरत हाल है। नासिर बेग चुगताई साहब, सर इलेक्शन में जाने की जब हम बात करते हैं, असद उमर साहब ने आज कहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो अभी भी मुहिम का आगाज हुआ है, जलसियां हो रही हैं, जलसे तो नहीं हो रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान हर केस से सुरखरू होंगे और PTI उनकी क़यादत में भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। आप इत्तेफाक करते हैं, आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? असद उमर बेचारा अब क्या करेगा, वो ना इधर के ना उधर के, बात उनके साथ बड़ा मसला हो गया है और उन पर शक भी हो रहा है, शुबा भी किया जा रहा है, तो उसकी बात को तो मैं अहमियत नहीं देता। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बयानिया पता नहीं क्यों तर्जुमा हो गया इस लफ्ज़ का, एक मौक़िफ़ जो नवाज शरीफ ला रहे थे वो मुज़ाहमती मौक़िफ़ था। वो मौक़िफ़ था कि मुज़ाहमत की जाएगी उन तमाम लोगों की जिन्होंने जमहूरियत के मुँह पे कालक मली, जिन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया, जिन्होंने जानबूझकर एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार पे बिठाया जिसको कुछ पता ही नहीं था, खुद पता नहीं था, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये एक बयानिया था, उनका मौक़िफ़ था, एक पॉलिसी लेके आ रहे थे वो, इस पर बात करते हो। ज़ाहिर है GT रोड लोगों को याद है, GT रोड के जलसे लोगों को याद है, उनका अंदाज याद है। तो अचानक ही फिर वो बदल गया सब कुछ और कहा नहीं जी ये तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया हमने, अल्लाह खुदा के हवाले कर दिया। अब हम तरक्की और खिदमत का मौक़िफ़ लेके जा रहे हैं, पॉलिसी लेके जा रहे हैं कि हम तरक्की लाएंगे, खुशहाली लाएंगे और बेहतर लाएंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे उस वक्त का आप इंडेक्स निकाल लें, कीमतें निकाल लें, पेट्रोल प्राइस निकालें और उसके फ़ौरन बाद 2018 का आप वक्त निकालें जब वो अचानक ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, रुपया गिर गया, बुरी तरह खड्डे में गिर गया रुपया, और इंडेक्स का तो वो हाल हुआ, मैं क्या बताऊं, यहाँ कराची में बहुत से लोग रोते फिरते रहते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ 2018 से 2023 तक कह लें आप, 2022 तक कह लें आप, वो इंतहाई बुरा हुआ। और जो 16 महीने की हुकूमत थी उसने थोड़ा बहुत जो कुछ भी किया, रोटी का मसला वो थोड़ा हल करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल लगारी साहब सही नहीं, लेकिन बेग साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। ये जो बात आप कर रहे हैं ना 16 महीने की हुकूमत, अगर वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, सर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये वाकई ऐसा हुआ है तो इसको तो प्रूफ्स के साथ अगर लोगों के पास लेकर जाएं तो मेरा ख्याल है इस बयानिए से या इस मौक़िफ़ से ज्यादा मकबूलियत और किस चीज को हासिल होगी? सर मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो उसे कैश नहीं करा पाए अपनी उस कामयाबी को जो बड़ी मुश्किल से मिली थी। आप यकीन करें कि शहबाज शरीफ MD IMF के पास लिटरेरी रोए हैं, ये मैं कोई छक्के नहीं मार रहा हूँ, शहबाज शरीफ ने खुद कहा है ये बात कि मैं उनके तक बस पैरों में गिरने की देर थी, वरना तो सब कुछ तबाह हो चुका था हमारे पास। हम डिफ़ॉल्ट करते, और डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है कि आपकी फ्लैश बंद हो जाती, आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाती, आपकी इंपोर्ट बंद हो जाती, पाकिस्तान कहाँ जाता, किस जगह खड़ा होता है पाकिस्तान। तो इसको वो कैश नहीं कर पाए, ये इनकी नाकामी है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी नाकामी है इनकी कि ये बता नहीं पाए कि इस मुल्क पे किसने किसको कब्जा करने दिया और उसके साथ क्या करेंगे, आइंदा का लायामल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है।
तो फिर ये जो अभी बात यहाँ पर कर रहे थे बेग साहब, उन्होंने कहा कि कैश नहीं करवा सके 16 महीने की जो कामयाबी है उसको। सर दो बातें, एक तो ये कहिएगा कि कैश नहीं करा सके या बिल्कुल ही उसको रिमूव कर दिया है सारे बयानिए के अंदर से? हम तो कहीं जिक्र ही नहीं सुन रहे। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं नून लीग की तरफ से। एक तो सर इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि आप जरूर पहले कॉमेंट करें कि ये क्या। और दूसरा, इसहाक डार साहब ने आज स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज की वजह से आज रुपया मुस्तहकम हो रहा है। तो सर 16 महीने सब कुछ गलत था तो इमरान खान की वजह से था, आज सब कुछ सही है तो इनकी वजह से, इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं? देखिए, डार साहब ने चूंकि पाकिस्तान लैंड करते हुए तकब्बुर का इज़हार किया, और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात को ज़ेब देता है। वो दुरूद शरीफ सुबह सुबह शेयर कर रहे होते हैं और उनको ये ख्याल नहीं आ रहा होता कि लोग उसकी गुफ्तगू से नफरत करते हैं, क्योंकि लोग तंग हुए हैं अपनी जेब से हर चीज निकल जाने के बुनियाद पे। उनके बच्चों की फीसें चली गई, महंगाई इतनी ज्यादा हुई। जो बेग साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जब मैं जो एक कहते हैं ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया लेकिन पाकिस्तान की कौम डिफॉल्ट हो गई, ये मसला बना है लोगों के। महंगाई इतनी ज्यादा हुई और जाहिर है कि उसी की वजह से मुश्किल भी बनी। जैसे पीटीआई 4.25 साल फेडरल गवर्नमेंट के और 9.5 साल केपी गवर्नमेंट के, वो बोलते ही नहीं। वो कहते हैं इन्होंने ये कर दिया 16 महीनों में, इसके अलावा तो कोई पीटीआई की स्टेटमेंट नहीं है ना कि वो कहें कि हमने ये कर दिए थे, हमने ये वादे किए थे, वो नहीं कर रहे। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने वहां से चलने से पहले जो पहली मीटिंग में, जहां पहली दफा ये बात सामने आई, वो अक्टूबर में आ रहे हैं, उन्होंने ये बड़े वाजे तौर पे कहा था कि हम 17-18 के ऊपर बात करेंगे कि हमें पाकिस्तान कैसे मिला था 13 में और हमने कहां पे छोड़ा था। और फिर रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसकी बेग साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान कहां चला गया। बिल्कुल ठीक बात है कि इत्तेहादियों ने अवामी नफरत कबूल की, लेकिन पाकिस्तान को बतौर स्टेट डिफॉल्ट से बचाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साहब आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन क्योंकि आपके पास खबरें होती हैं। 20 जून को IMF के हवाले से अपनी किताबें लपेट चुके हुए थे कि खत्म, IMF नहीं आ रहा। और वो जो कहानियां बना रहे थे डार साहब कि जी मेरे पास वो दूसरा हिस्सा बना हुआ है, मैं फलाना कर लूंगा, ये सब कहानियां हो जाती अगर हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाते। और उसको बचाने में बहरहाल शहबाज शरीफ साहब का ही किरदार था कि MD IMF को उन्होंने रिक्वेस्ट करके आखिरी दिन में तैयार किया और फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 अरब की एक दिन में बात की और दोबारा वो IMF की हेड से मिले। और नहीं, लेकिन राणा साहब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए, ये बात इतनी ही सादा है जितनी आप कह रहे हैं। नहीं सर, ये बात देना है राणा साहब, ये बात इतनी ही सादा होगी जब नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं और वो क्या लोगों के अंदर उनकी बात अपील करेगी। जिनके वो लीडर हैं, जिस पार्टी को वो अपने नाम के साथ चला रहे हैं, उसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उन्होंने काम भी बहुत किए हैं। लेकिन असल इशू ये होगा कि जब लैंडिंग के बाद उनका इस्तकबाल कैसा होता है और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल तक वो कितनी बड़ी गैदरिंग के जलसे करते हैं। यही पाकिस्तान के अंदर रास्ता बनेगा उनका। अदरवाइज जो पार्टी यहाँ छोड़ी हुई थी, उन्होंने तो इनका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। लेकिन जो बात अभी आप कर रहे थे, मैं जानना बीच में यही चाह रही थी कि ये बात इतनी ही सादा है जितनी आप कह रहे हैं कि मियां साहब ने कहा है कि हम एक सर्टन टाइम का जो हमारी कारकर्दगी है उसको आगे प्रमोट करेंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने यह मौकफ अपनाया है कि शहबाज शरीफ साहब को जलसे में खिताब नहीं करना चाहिए। उसको लेकर भी अब बड़ी स्पेकुलेशन ऑन है कि ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले लगाई साहब जो बात हम कर रहे थे और जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, ये बस इतनी सी बात है कि पार्टी ने फैसला कर लिया कि कौन सा पीरियड ऐसा है जहां पे अच्छी कारकर्दगी थी, उसके बारे में बात करेंगे, या किसी किस्म की कोई दरार भी है जमात के अंदर। आपको पता है इस पार्टी को लेकर हमेशा ये स्पेकुलेशन जो है वो जारी रहती है, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद खिताब ना करें मीनार पाकिस्तान के जलसे से। मुझे नहीं पता कौन खिताब करते हैं या नहीं कौन करते हैं। हम तो ये सुन रहे थे कि सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे और कोई और खिताब नहीं करेगा। अब वो पता नहीं वो भी करते हैं कि नहीं करते हैं, जलसा कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक आपके पास कोई वो तो नहीं है, आपके पास कोई जमानत तो नहीं है कोर्ट की, या आपने कोई प्रोटेक्टिव बेल तो हासिल नहीं कर ली है कोर्ट से। और क्या ये भी आपने मेंशन किया होगा कि जब प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी तो कोर्ट में पेश होने का वक्त कितना होगा? अगर आप 21 को आ रहे हैं और 21 को ही कोर्ट कहती है कि आप आ जाएं और कोर्ट में आ जाएं, तो फिर जलसागाह में कैसे आएंगे? अच्छा, अगला दिन मिलता है और आप जाकर जलसा करते हैं, तो फिर जलसे के बाद आप कोर्ट में कैसे पहुंचेंगे? क्या सूरत हाल होगी? क्या जवाब देंगे? क्या फिर वो बेल कंफर्म होती है, नहीं होती है?
और आपको वो बेल मिलती है, जब प्रोटेक्टिव बेल मिल भी जाती है तो परमानेंट बेल मिलती है या नहीं मिलती है, ये एक सवाल है। और फिर ये कि 2 केसेस हैं जिनमें कन्विक्टेड हैं, एक सस्पेंड है सजा और दूसरी सजा में जो को एक्यूज्ड हैं वो ब्री हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि केस की पोजीशन कुछ भी हो वो ज्यादा मजबूत नहीं है। उन्हें जो सजा दी गई थी वो बहुत अरेंज किस्म की सजा थी, और इन तमाम चीजों के बावजूद लेकिन आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं छोड़ सकते हैं। आप ये नहीं छोड़ सकते हैं कि जनाब एक शख्स जेल से निकल कर गया है और उसकी मुद्दत जेल बाकी है और वो सीधा जलसा आम में आकर खिताब करे और उसके बाद घर चला जाए, तो ये सारा इतना आसान नहीं है। बहुत सी चीजें हैं और बहुत सा कुछ होना बाकी है। क्या ये सब कुछ होगा? और क्या ये तासुर नहीं जाएगा कि आपने डील कर ली? ये तासुर नहीं जाएगा कि आपकी जो है वो मामला आपके सेट हो गए हैं? ये तासुर नहीं जाएगा कि पहले आप जेल से निकल गए थे, वहां चले गए थे और उसके बाद जो अब आप जलसा आम से खिताब कर रहे हैं, फिर आप ऐवान वज़ीर आज़म की तरफ रुख कर रहे हैं, फिर सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तासुर नहीं जाएगा कि सारा नहीं? लेकिन सर ये जो बात आप कर रहे हैं, राणा साहब ने कहा कि ये कोई ऐसा तासुर नहीं जाएगा। वो ऑलरेडी कहीं बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो हजारों लोगों को इस तरह का रिलीफ मिल जाता है, मियां साहब को मिल गया तो क्या हुआ? नहीं, मैं मियां साहब का वो स्टेटस नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, मुझे अगर रिलीफ मिलता है या किसी और आदमी को मिलता है तो वो ना तो मेरा मकाम वो है ना मेरी वो जगह है। मैं कहता हूँ आम लोग हो सकता है कि ले लेते हूँ, लेकिन इस तरह कौन लेता है कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए एक शख्स जिसका कन्वेक्शन हो और वो बाहर चला जाए? चले गए थे और उन्होंने उसका ग्राउंड बनाया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी और के लिए ये ग्राउंड बना था? बिल्कुल ठीक है। इसको भेजें, 2 मरतबा हुआ, सिर्फ 2 मरतबा, और वो 2 मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हुआ। ठीक है सर, आपने कहा कि आम आदमी, आपने कहा मैं एक आम आदमी हूँ, थोड़ा सा आम आदमी की भी बात अगर कर लें बेग साहब, आम आदमी का कोई वजूद है सर इस मुल्क में? कौन है एक आम आदमी? अभी हम आजकल खबरें सुनते हैं कि डॉलर जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, वो गिर रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। उसका सर फायदा किसी आम आदमी को अभी तक पहुंचते हुए आपने देखा? एक आम आदमी तो सर बिलबिला रहा है, बहुत बुरी हालत है। और वर्ल्ड बैंक की जो अभी रिपोर्ट है जहां पे वो कहते हैं कि 34% गुर्बत में इजाफा हुआ है, वहीं पर वो मशवरा दे रहे हैं कि 50,000 पे आमदन वाले शख्स को भी आप टैक्स करें। तो सर इस मुल्क में एक आम आदमी की क्या वो है एग्जिस्टेंस रह गई है? आम आदमी को तो मरना है, सिर्फ मस्जिद में मर जाए, बम धमाके में, या दहशतगर्दों की फायरिंग से मर जाए वो, या गैर मुल्कियों के हाथों मर जाए वो तो महंगाई से मर रहा है, वो बेरोजगारी से मर रहा है, वो बीमारी से मर रहा है, दवा उसके पास है नहीं, उसकी माँ को दमा है और दमे की दवा पैसे भी कोई उसको दे दे अगर दुकान में नहीं मिल रही उसको फार्मेसी के ऊपर, तो आम आदमी का तो पूछे नहीं आप। वो सिर्फ वोट डालने के लिए होता है, उससे आप वोट ले लेते हैं और फिर कहते हैं बेटा जा 5 साल के लिए अपने घर जा। मसला पूरा यही है कि हमने आम आदमी की कदर ही नहीं की। अब देखिए, मैं हवाला दूंगा, लोग दोस्त नाराज होते हैं, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, आम आदमी क्या कदर हो रही है वहाँ पर, किस तरह घर में बैठी हुई औरतों को वजीफे दिए जा रहे हैं, बेरोजगार औरतों को। तो खैर ये छोड़े बातें, लोग बुरा मान जाते हैं। मेरा मसला ये है कि आम आदमी की तादाद में इजाफा हो रहा है, गुर्बत की सतह और बढ़ रही है, मिडिल क्लास और कम हो रही है, लोअर मिडिल क्लास खते गुर्बत से नीचे चली गई है। कितना गिराएंगे इसको आप? 40% लोग आपके यहाँ खते गुर्बत से नीचे हैं। क्या करेंगे उनके साथ आप? कौन था जिसने ये सब हरकतें की अवाम के साथ? कौन था जिसने इस अवाम को रगड़ा मारा? जाहिर है आपको पता है कि बहुत दिनों से हो रहा है, सही 75 साल से हो रहा है, लेकिन जो 5-6 साल में हुआ है वो तो बहुत भयानक है, खौफनाक है बहुत। वो हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। अब अदालत में बहुत सी बातें होती हैं, अब हमें अंदाजा हो रहा है कि करोड़ों रुपए की फीस लेने वाले अदालत में किस तरह टीटिंग करके बात करते हैं। उनके पास दलाइल नहीं होते, उनके पास दलाइल नहीं होते और सिर्फ जज बोलते रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो हमारे दानिशवर और हमारी वकालत करने वाले लोग हैं, जजेस के पास भी, इदारों के पास भी आम आदमी की बात सुनने का वक्त ही नहीं है। हम भी खैर जो मुख्तदर हलकों में बैठे लोग हैं, जो हुज हू हैं ऑफ द कंट्री, हम भी उन्हीं की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आमिर साहब से फिर उन्हीं की बात कर लूँ क्योंकि ये थोड़ी अहम खबर है। राना साहब इस पर अगर कमेंट कर दें। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब को एतमाद नहीं रहा
आरिफ अलवी पे। ये वही आरिफ अलवी है सर जिनको हर सुबह शाम आजकल तनकीद का सामना करना पड़ता है कि वो पीटीआई के कारकुन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जिस जमात के लिए उन पर इल्जाम लगता है उसके सरबराह की बहन कहती है कि उन्हें उन पर एतमाद नहीं है। देखें, बात यह है कि सदर मुमलिकत ने पूरी कोशिश की आरिफ अलवी साहब ने एक पीटीआई के वर्कर के तौर पे काम करने की, लेकिन बाज़ जगहों पे फिर मजबूरियां जिस तरह बहुत सारे लोगों की आई हैं उनकी भी आई। उन्होंने जो साइन करने के बिल थे जिनको रिजेक्ट नहीं किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसमें अब इमरान खान साहब ट्रायल हो रहे हैं, और जो फौजियों का अपना बिल है उसके अंदर, उसके ऊपर जो खामोशी रखी और फिर एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मैं उन सब से मादरत चाहता हूं जो इसमें ट्रायल हो गए, वहां से बुनियादी तौर पे बात बिगड़ गई। और सदर साहब अपनी मुद्दत भी पूरी कर रहे हैं, वरना बिल्कुल बड़ी चीजें क्लियर थी कि आइन में तो ठीक है कि वो नए सदर के आने तक काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो सर्विस दी जो उनसे चाहिए थी। और फिर वो कहानियां चलती रही हैं, और पहली दफा खान साहब की हमशीरा की तरफ से इस बात का इजहार हो गया है। अब सदर साहब को बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई बात करेंगे, अगर वो मीडिया से इंटरेक्ट में आएंगे तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनको बड़ा दुख और अफसोस है खान साहब को कि जी मैंने अलवी को बिठाया, और ये वही अलवी हैं जो पीटीवी पे कहते थे हमारे लोग चले गए हैं, पहुंच गए हैं, और बस अल्ताफ हुसैन से आप बात कर लें, उसका जवाब नहीं आया, इंतजार हो रहा है। ये एक ही ऑडियो कॉल सिर्फ धरने में लीक हुई थी, वरना तो नवाज शरीफ के पास तो सब कुछ इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, खासतौर पे आईबी की तरफ से आया था, और उन्होंने कोई चीज कंटेनर की पब्लिक ही नहीं होने दी कि नहीं इनको करने दे अपना काम, और हम ये काम इस काम में ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे। तो वो तो अगर आ जाए तो वो तो फिर बहुत ही जीरो हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की चीजें उसमें खुल जाएंगी। लेकिन अब ये बात है कि अलवी साहब अपनी पार्टी के लिए जिस कदर कोशिश करते रहे और खान साहब को वो मुतमईन नहीं कर सके, क्योंकि जो बिल उन्होंने खामोशी से कानून बनने में मावनत की, वहां आके बात बिगड़ गई है और अब इजहार हो गया है। अब पीटीआई होगी और सदर साहब होंगे, अब देखते हैं कि कहाँ, हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं कि सदर साहब को कहाँ कोई ऑडियंस मिलती है जहाँ पर वो कोई इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पर जरूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब सर आपके वक्त के लिए। नासिर बेग चुगताई साहब सर बहुत मशकूर हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद थे, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।